साथ हम इस सत्र की शुरुआत करेंगे। अतिथियों से निवेदन है कि पुष्पांजलि अर्पित करें। तत्पश्चात हम आज के कार्यक्रम का द्वितीय सत्र विधिवत ढंग से शुरू कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पुष्पांजलि पहुंचे उन पूर्वजों के नाम, उन पुरखों के नाम जिनकी वजह से हम तैयार रहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। अब हम राजकीय गमछे से सम्मान के लिए पुनः मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री डी.एस. कुशराम जी को। वे आए और हमारे अतिथियों का हमारा राजकीय गमछा भेंट कर स्वागत करें। क्रमशः श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी देहरादून की धरती से हमारे बीच, तत्पश्चात जयपुर की धरती से डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी, और फिर आज के सत्र के सूत्रधार डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी भिलाई की धरती से। अब हम मंच परिचर्चा के लिए, कविता की नई चाल के लिए मंच सौंपते हैं आज के कार्यक्रम की सूत्रधार डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी को। इस सत्र के आरंभ के लिए जोरदार तालियों के साथ हम चाहेंगे कि इस सत्र की शुरुआत हो। नमस्कार, जय जोहार। मोर नाम डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती है। मैं छत्तीसगढ़ महतारी की ओर से जम्मो सुनवैया भाई बहनी मन के अभिनंदन करत हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का रायपुर साहित्य उत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से, और श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप में छत्तीसगढ़ी साहित्य के अग्रणी हस्ताक्षर परम आदरणीय पद्मश्री श्यामलाल चतुर्वेदी जी की पावन स्मृतियों और आशीर्वाद के साथ हम इस परिचर्चा का आरंभ करेंगे, जिसका विषय बेहद रोचक है, कविता की नई चाल। हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ पैनल में मौजूद है हमारे देश के ख्याति प्राप्त रचनाकार, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये एक औपचारिकता है कि मुझे देना होगा। हमारे साथ है डॉक्टर कुमुद शर्मा जी, जो वर्धा से अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो मुझे पता चला है। इसके लिए एक बार ज़ोरदार तालियों से। ये हर एक महिला के युगों के संघर्षों की जीत होती है जब कोई महिला इस पद पर पहुंचती है। हमारे साथ है देहरादून से श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी, और हमारे साथ है जयपुर से डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष जी। आज हमारी परिचर्चा का विषय है कविता की नई चाल। किसी भी कला का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वो मानव मन की अदृश्य परतों में छुपी भावनाओं को एक संवेदना के साथ उसको जन जागरण और दुनिया के उत्थान के लिए उपयोग करे। कविता इसमें प्रमुख है। आज कोई भी कविता का जन्म युगों के संघर्ष से होता है। कविता को नाश का विकल्प कहा जाता है। मुझे बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन हिंदी कविता का इतिहास बेहद समृद्ध विविध है। इसकी शुरुआत होती है आदिकाल से, रीतिकाल से होते हुए हम भक्ति काल तक पहुंचते हैं, और 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल के दौरान कविता ने बहुत लंबी यात्रा की है। हम यहाँ पे एक रोचक परिचर्चा के रूप में कविता की नई चाल पे बात करेंगे। ध्यान देंगे आप सब कि ये नई कविता पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि नई कविता के स्वरूप इतना ज़्यादा बदल चुका है कि अब हमको कविता की नई चाल पे बात करनी होगी। मैं सबसे पहले श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी से कहूँगी कि वो इस परिचर्चा का प्रारंभ करें, ये कविता के इतिहास के विषय में भी बताएं, और नई कविता ने साहित्य जगत पे क्या असर डाला इस पर भी बात हो। प्लीज़ सर। धन्यवाद। पहला, जैसे
चूल्हे पर पहली रोटी चूल्हे को झोंक दी जाती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बुद्धिनाथ का मतलब होता है गणेश, और हम लोग के यहाँ परंपरा है कि पहले गणेश की ही पूजा की जाती है। बहुत अच्छी भूमिका में आपने हिंदी कविता के प्रारंभिक स्थिति और बाद की भी स्थिति का जिक्र किया। ये नई चाल क्या है? ये नई चाल तब शुरू होती है जब हिंदी कविता भावना, संवेदना इनसे अलग होकर केवल वैचारिक रह जाती है। ये नई चाल तब शुरू होती है जब हम अपने परिवेश को न देखकर बाहर से आई हुई जो वैचारिक स्थिति है उसका अनुसरण करते हुए कहते हैं कि इसको समझो, नहीं समझोगे तो तुम्हारा काम है, मैं तो पहेली लिखूंगा, और इस पहेली को अर्थ अगर समझ जाते हो तो तुम सही हो, नहीं तो तुम इस लायक नहीं हो कि कविता के लायक के समझे। ये स्थिति आ गई है। जब हम नई कविता की बात करते हैं तो एक दौर ऐसा भी आया पिछले 50 वर्षों में जब कवि इससे मुक्त हो गया, इस चिंता से कि हम जिसको संबोधित कर रहे हैं वहाँ तक बात जाती है कि नहीं जाती है। हमारे यहाँ हजारों वर्षों से कविता वाचिक परंपरा में रही। अभी पूर्व सत्र में वाल्मीकि जी की चर्चा की उन्होंने की। वाल्मीकि ने 24,000 श्लोक रचे और सब मौखिक थे, वो कहीं लिखा नहीं गया था। हम अगर कहते हैं कि लिखा गया तो ये गलत है। अब उस उतनी बड़ी स्मृति को केंद्र में रख करके आगे कैसे उस परंपरा को बढ़ाया जाए, रामायण को कैसे बढ़ाया जाए, ये उनकी चिंता थी। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण में ये बात है। फिर उनको लव कुश मिले, आश्रम में ही थे, उनको उन्होंने तैयार कराया रामायण के लिए। और रामायण में एक बहुत बढ़िया बात है कि जब वहाँ पर ऋषि मुनि आगमन होता था, जिसको कि सत्संग हम कह सकते हैं, तो वहाँ पर बीच बीच में थोड़ी राहत देने के लिए बौद्धिक विचार से दोनों को खड़ा कर दिया जाता कि कुछ रामायण का सुनाओ, और वो दोनों बच्चे सुनाते थे। वे ऋषि मुनि आनंद को ही जानते थे, करुणा को नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी जो यौगिक क्रियाएं थी उनमें आनंद ही की प्राप्ति उसका लक्ष्य होता था। तो जब राम और सीता और उसके विपरीत, उसके विरुद्ध जब वो वियोग देखते थे तो उनके मन में जो करुणा उपस्थित थी तो रोने लगते थे। ये स्थिति तब आई ज़्यादा जब एक बार महासंगम था और उन्होंने कहा कि पूरा रामायण सुनाओ। पूरा मैं कह रहा हूँ, पूरी नहीं कह रहा हूँ। अगर किताब होती ठीक है, लेकिन हम पूरा रामायण इसलिए करें कि राम का अयन, अयन माने होता है मार्ग, तो ये रामायण का मतलब हुआ राम का मार्ग। तो रामायण जब सुनाया तो इतने वो प्रभावित हुए ऋषि मुनि कि उन्होंने अपने तरफ से बच्चे को पुरस्कार देने का शुरू किया। उनके पास कुछ था नहीं पुरस्कार, तो पुरस्कार में क्या था, किसी के पास कमंडलू था, कमंडलू दे दिया बच्चों को। किसी के पास चीर था, वो चीर दे दिया। किसी के पास रज्जू था जो जिससे कि लकड़ी समिधा बांधी जाती थी, वो दे दिया। इस तरह से जिसके पास जो था वो उसने दे दिया। मैं समझता हूँ कि मानवता के पूरे इतिहास में कविता को इससे बड़ा पुरस्कार किसी ने नहीं दिया है। जिसके पास जो था सब दे। आज मान लीजिए कि कोई धनपति अरबों की संपत्ति के बाद अगर 10-15 लाख रुपया पुरस्कार देता है, उसकी तुलना आप उससे कीजिए जिसके पास
कल कमंडलू पानी कहाँ पिए, कैसे पिएगा, उसके पास नहीं है कोई बात। तो यहाँ से शुरू होते हैं। तो कविता की जो परंपरा है वो वाचिक परंपरा में ही रही है, और उसके लिए दो माध्यम थे। एक तो ये था कि छंद, क्योंकि छंदोबद्ध रचना जो है वो याद रहती है। अगर छंद से अलग कर दे उसको, छंदोबद्ध न रहे तो वो याद नहीं रहती है। तो पहले पूरे वाचिक परंपरा में देख लें आप, तो दो ही स्मरण करने के लिए दो ही माध्यम थे। एक सूत्र था, जैसे पतंजलि के सूत्र हैं, पाणिनि के सूत्र हैं, और दूसरा था छंद। छंद से टूटने के बाद, अलग होने के बाद, कविता के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई संप्रेषणीयता की। मैं देखता हूँ कि जब वो कवि अपनी कविता को ही 40 बार पढ़ने के बाद भी कागज़ लेकर के पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि कविता की दृष्टि से वो असफल है। कितनी भी बड़ी बात वो कर ले, लेकिन वो असफल क्योंकि संप्रेषित नहीं हो पा रहा है। और जब वो खुद याद नहीं कर पा रहा है, तो जो सामने जो हजारों हजार की पीढ़ियां हैं, वो कैसे उस कविता को याद करेगी। तो ये समस्या आई है, और ये नई चाल में मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि इस दृष्टि से नवगीत जो है हिंदी का, वो कुछ तो पहले के छंद को लिया उन्होंने, दोहा और ये सबको, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी काम जो किया वो नवगीतकारों ने किया। उन्होंने छंद को भी रखा, आंचलिक जो परिवेश है उसको भी रखा। क्योंकि आंचलिक परिवेश का क्या महत्व है, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहुना कहते हैं, तो जो भीतर एक रोमांच, अतिथि की जगह पर पहुना कहने से जो ये जो शब्द हैं वो हमें भीतर रोमांचित करते हैं। इन शब्दों को नवगीतकारों ने लिया, और साथ ही जो जटिलता है जीवन की, उस जटिलता को भी उन्होंने अभिव्यक्त किया। मैं समझता हूँ कि ये नई चाल, अब शर्त यह है कि अब हमारी कुलपति इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं ड्राफ्ट बनाकर दे रहा हूँ कि नई चाल में नवगीत ने जो एक दिशा दी है, उससे हिंदी कविता समाज के बीच रह पाई है, और यही मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम हुआ है इस 50 साल के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं की और आपने ध्यान आकर्षित किया। मैं मैडम कुमुद शर्मा जी से पूछना चाहूँगी कि जो मिश्र जी ने छंदों के टूटने के बाद नई कविता का आगाज़ कहा, तो ये कुछ वक्त की भी ज़रूरत थी, और कुछ इसमें जब छंद टूटे तो भाषा का भी व्यवधान टूटा। जो आजकल के नए लड़के लिख रहे हैं, उसमें कभी कभी उसमें गालियाँ भी आ जाती है, कभी ऐसी बातें आती है जिसका साहित्य से बिल्कुल भी सरोकार नहीं होना चाहिए था। तो मेरा सवाल ये है अब कि नई कविता का भविष्य क्या होगा आपकी नज़र में? देखिए, आप ने जहाँ से बात शुरू की थी और जहाँ तक पहुँच गई है, उससे बड़ी महत्वपूर्ण बातें आई हैं। हम कविता की नई चाल की बात कर रहे हैं, या हम नई कविता की बात कर रहे हैं, तो बुद्धिनाथ जी भी, इंदुशेखर तत्पुरुष जी भी, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों बखूबी जानते हैं, नई कविता तो 1950 के बाद की कविता को नई कविता कहा जाता है। और कविता की नई चाल की बात आज हम 21st सेंचुरी में कर रहे हैं, उसको उस तरह से देखना होगा। मैं थोड़ा सा 30 साल पीछे जा रही हूँ, 30-35 साल, और भी स्थायी नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिया करती थी, हिंदी साहित्य से थी। मुझसे एक सवाल किसी विशेषज्ञ ने पूछा कि एक बात बताइए कि हर काल की कविता अपने पूर्ववर्ती काल की कविता से नई होती है। अगर आप भक्ति काल की कविता को देखें तो आदिकाल की कविता से नई है, रीतिकाल की कविता को देखें तो आदिकाल भक्ति काल से वो नई है। आगे आइए भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद आई तो छायावाद को लेकर के तो पूरी बहस है, प्रयोगवाद को लेकर के तमाम सारे प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर नई कविता क्या है, और 1950 के बाद की कविता को ही हम नई कविता क्यों कहते हैं। तो मेरा जवाब था, वो जवाब मैं फिर आपको दे रही हूँ, कि जिसको हम नई कविता कहते हैं
वो नई कविता आज़ादी के बाद की उस कविता को कहा गया जिसमें नए भावबोध के साथ साथ नई भाषा और नए शिल्प की भी खोज की गई थी। अब नया भावबोध क्या है? क्या कुछ ऐसा है जो पहले नहीं था? निश्चित तौर पर नहीं था। भक्ति थी, रीति थी, राष्ट्रीय चेतना थी, लेकिन 1950 के बाद, आज़ादी के बाद, जब बहुत सारी ऐसी अनुभूतियाँ थी जो नई थी, उससे पहले नहीं थी। मोहभंग की मानसिकता, देश आज़ाद हो गया लेकिन विभाजन की विभीषिका तो पहले नहीं थी, तो वहाँ विभाजन से एक मोहभंग होता है। इसी तरह से शहर, गांव टूट करके शहर की तरफ जब आते हैं तो वहाँ महानगरों का जो संत्रास है वो पहले नहीं था, वो एक नई अनुभूति थी। महानगर में आप आते हैं, एक अकेलापन है, वो था, अनास्था दूसरे तरफ से पैदा हो रही थी। राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर आप देखें, तीनों स्तर पर आपको तरह तरह के मोहभंग से सामना करना पड़ रहा था। एक मोहभंग था जहाँ नेहरू युग के आदर्श थे, नेहरू का तिलिस्म टूटने लगा था, मोहभंग हो रहा था। और गांधी का जो सपना, गांधी और नेहरू में एक असमंजस की मानसिकता थी, वो असमंजस की मानसिकता पहले की कविता में नहीं आई थी, वो नई कविता में ही आई थी। अकेलापन हो, तो ये जो नई अनुभूतियाँ हैं वो नए शिल्प के साथ आईं। और नया शिल्प कैसा, अगर आप उसको देखें, बिल्कुल नया है। पहले की कविता में प्रेम को व्यक्त करने के लिए आलंबन भी चाहिए इंदुशेखर जी, उद्दीपन भी चाहिए, संचारी भाव भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अब नया कवि तो ये कहने लगा, इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, तो बिल्कुल बदल गया। वो कविता, जिस कविता में प्रेम की बात होती थी कि अगर आपने प्रेम की बात कह दी तो शर्म से चेहरा लाल हो गया नायिका का, कविता में ऐसे ही आता था। लेकिन नई कविता में इसी प्रेम का जो प्रतिक्रिया है वो कैसे आती है? प्रेम का नाम लेते ही जो बिजली के स्टोव सी सुर्ख हो जाती है। तो जो प्रतीक है, उपमान है, वो आप दैनिक जीवन से उठाने लगते हैं। कलगी बाजरे की यज्ञ की कविता है ना? तो आपके उपमान नए हैं, बिंब नए हैं, प्रतीक नए हैं, आपका भावबोध बिल्कुल नया है। वो नई कविता थी। आज जब हम 21st सेंचुरी में नई कविता की नई चाल की बात कर रहे हैं, तो हम उस नई कविता की धारा की बात नहीं कर रहे हैं जो 1950 में थी। क्योंकि मानव सभ्यता 3 चरणों में आप देखेंगे, अगर आप पूरा फलक देख जाएं। एक है कृषि सभ्यता, एक है औद्योगिकरण की सभ्यता, और तीसरी है हाई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था। और आज हम हाई टेक्नोलॉजी के युग में हैं। नई कविता से हम आगे बढ़ चुके हैं। एक बिल्कुल फलक है आपका 1991, जहां पर आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से आप ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। हमारा देश वही शामिल होता है। और इस ग्लोबलाइजेशन के बाद, भूमंडलीकरण के बाद, यानी पूरा एक साफ परिवर्तन है वहाँ पे। एक पूरे आप देखिए कि भूमंडलीकरण के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब आपके देश में आ जाती हैं, आपका मीडिया बदल जाता है, आपका घर बदल जाता है, आपके बाजार बदल जाते हैं, और साथ में कविता भी बदल जाती है। फिराक गोरखपुरी ने कभी कहा था कि कविता आपके लिए रोटी और रोजी रोटी का जुगाड़ तो नहीं कर सकती, लेकिन कविता आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है। तो कविता 21वीं सदी की जो कविता है, जिसका जिक्र थोड़ा सा बुद्धिनाथ जी ने भी किया कि सोशल मीडिया की बात आई कि अब किस तरह से हाई टेक्नोलॉजी की गिरफ्त में जब कविता आ गई है आपकी, उसको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है। और उस प्लेटफॉर्म पर जो आवाजाही है हमारे कवियों की, उस आवाजाही में कोई टोल टैक्स नहीं लगता है। कोई भी उस पर अपनी गाड़ी ले जा सकता है। तो जब कोई भी उसमें अपनी गाड़ी ले जा सकता है, तो उस सड़क पर हमें नई नई आवाज़ों के रचनाकार, नई नई आवाज़ों के कवि मिल रहे हैं। नया, छोटा, बड़ा, हर कवि अपनी रचनात्मक आवाज़ को उसमें दर्ज कर रहा है। और जो रचनात्मक आवाज़ उस प्लेटफॉर्म पर दर्ज हो रही है, उसमें बहुत सारी नई चालों को आप
पढ़ सकते हैं, गुन सकते हैं और उस पर गौर कर सकते हैं। बहुत बहुत खूबसूरती से आपने बताया और तकरीबन हर एक बिंदु को छुआ और हर देश काल वातावरण की बात करी। जो समय बदलता है हर समय अपनी कविताओं में झलकता है। मैं डॉक्टर इंदु शेखर तत्पुरुष जी से कहूँगी कि कविता में मुख्यतः होते हैं अनुभूति, सहानुभूति और समानुभूति, लेकिन आज की कविता की नई चाल जो है, मैं चाहूँगी आप उसको अपने शब्दों में ही बताएं कि आपको क्या लगता है कि कविता की नई चाल क्या है आज। और दो वक्ताओं को हमने सुना है। मैं एक तो अभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मुझ जी ने इसको लाकर छोड़ा है, तो उसे तो आगे बढ़ाऊंगा ही, ये मेरा एक दायित्व भी है। और दूसरा, आपने कहा तो ठीक ही कहा, कभी मुझे लगता भी है कि हेलो, कविता की नई चाल कहने में भी कहीं कोई चाल छिपी है क्या? एक पहला सवाल मेरे मन में आया कि क्या जिसका अभी अंत में जिक्र किया, बिना लाइसेंस, बिना ट्रैफिक कंट्रोल, बिना बत्ती के जो अराजक ट्रैफिक स्वनिर्धारित नियमों से स्वायत्त ड्राइविंग लाइसेंसों के साथ और स्वनिर्मित गाड़ियां लेकर जो इस भेड़िया दशान में कूद पड़े हैं, वे अपना एजेंडा लागू करने के लिए अथवा किन्हीं राजनीतिक एजेंडों के लिए ये कविता की नया चाल मुहावरा तो नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा पहली बात। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। कविता होना ही भाषा में एक नई चाल है। कविता की नई चाल ढूंढना ये एक तरह से आत्मविरोधी बात मुझे लगती है। वैदिक काल से आप वाल्मीकि 5000 वर्ष पुराने वाल्मीकि को देख लें कि वो भाषा में कोई भी कविता होगी तो एक नई चाल होगी। कविता होने का मतलब ही सामान्य भाषा प्रयोग से इतर भाषिक स्तर पर और संवेदना के स्तर पर यदि प्रयोग किया है तो वो कविता है। हमको सामान्य समाचार और सूचना देने के लिए भाषा संधान के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमको परंपरा से वह आयत्त होता है, हम अभ्यस्त होते हैं। विचारों को यदि प्रकट करना हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है, कुछ निर्मिति होती है, भाषा को निर्माण करना पड़ता है तदनुकूल। भावनाओं को यदि अभिव्यक्त करना है तब भाषा छोटी पड़ जाती है, फिर हमको हमारे इंगित, हमारी देह की भाषा भी या उतार चढ़ाव की भाषा या भाषा के प्रयोग करने पड़ते हैं। लेकिन अनुभूतियों को व्यक्त करना सबसे कठिन होता है, और न केवल व्यक्त करना, संप्रेषित भी करना। जो लोग हिंदी के अध्येता बैठे हैं और कविता के अभ्यासी हैं, अज्ञे ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था। उस समय तक छायावाद का दौर था गुरुजी, तो अनुभूति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अनुभूति की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का बड़ा शोर था। तो पहली बार अज्ञे ने कहा कि अभिव्यक्ति से ज़्यादा संप्रेषण पे जोर देना चाहिए। अभिव्यक्ति तो अपना निजी मामला है, संप्रेषण जिसके लिए लिखी गई है वहाँ तक होना चाहिए। तो भाषा में यहाँ तक की गति तय करना, इसलिए कहते हैं ना कि कविता कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो क्रिएशन है। और यदि क्रिएशन है तो वो अपने आप में ही, अगर कविता है तो तुलसी ने लिखा है तो वो भी नई चाल थी, कबीर ने लिखा है तो वो नई चाल थी, निराला अगर तुलसीदास या
राम की शक्ति पूजा लिखते हैं तो वो भाषा की अप्रतिम अद्भुत अनन्य चाल है। लेकिन आज जो कविता की नई चाल की बात की जा रही है वो उस अराजकता की बात की जा रही है। इसलिए इस विषय का महत्व ये है, जो कम से कम कविता लिख रहे हैं, और कविता जो अभिव्यक्ति होती है कृतिकार के स्तर पर, संप्रेषण होता है उसके भोक्ता के स्तर पर, उस संप्रेषण में उस अराजकता को खत्म करने के लिए इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, ऐसा मैं इसको समझता हूँ। मेरी आरंभिक बात इतनी ही है। इंदुशेखर जी, मैं कहीं बात को भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने खुद ही माइक उठा लिया है। आपने जो बात कही अराजकता वाली बात पे आप आ गए, तो कविता की नई चाल पूरे साहित्य को ले लें, जिसकी तरफ आप इशारा करना चाह रहे थे। मैं इसको और खोल के कह देती हूँ कि बहुत सारा साहित्य हमारे यहाँ नयापन कह लीजिए, नई चाल कह लीजिए, वो आयातित मुहावरों से आ गया है। और अगर आप आयातित सैद्धांतिकी से कविता को रचेंगे, कविता को लिखेंगे और उसको आप नई चाल की तरह दर्ज करेंगे, तो बहुत दूर तक नहीं जाएगी। क्योंकि जो साहित्य होता है, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, वो सैद्धांतिकी के गमले में नहीं उगाया जा सकता। आपके जीवन का जो सहज प्रवाह है, वहाँ से आप आवेग लेते हैं, वहाँ से अनुभूतियाँ उठाते हैं, वहाँ से भावनाओं को लेते हैं, फिर आप साहित्य रचते हैं। तो एक बना बनाया फ्रेम ला करके उसमें रचना, मुझे लगता है कि हमारे जो युवा रचनाकार हैं, अगर वो इससे प्रभावित होते हैं, तो पहली चीज़ तो वो बहुत मौलिक सृजन नहीं कर पाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि आपकी जड़ों से जुड़ा हुआ जो साहित्य है वो आप नहीं रच पाएंगे, तो वो प्रभावित नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए ये सही है कि आपकी चर्चा हो जाए, कुछ तालियां भी आपको मिल जाएं, लेकिन ऐसा साहित्य स्थायी नहीं। लाइक भी मिल जाएंगे, लेकिन स्थायित्व नहीं मिल पाएगा उसको। बहुत बहुत शानदार बात कही आपने। मैं दो प्रश्न करना चाहूँगी आप तीनों विशेषज्ञों से। एक, पहली समस्या से हम जूझ रहे हैं कि गद्य और पद्य का अंतर ही मिट गया है। ऐसा लगता है कि जैसे एक गद्य, या जैसे अभी मैं आज सुबह लिख सकती हूँ कि मैं रायपुर साहित्य उत्सव में आई, मैंने एक बूढ़ी दाई को देखा, वो चने बेच रही थी, उसकी आंखों में भूख थी। मतलब ये लिखने समय अगर मैं उसको 3-3 शब्दों में तोड़ दूं तो ये कविता हो जाती है, नहीं तो ये पद्य भी हो सकता है। और दूसरी जो समस्या है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोग कुछ भी लिख के चैट जीपीटी को देख के कहते हैं इसे एक अच्छी कविता में बदल दो। तो इससे हम कैसे सामना कर पाएंगे? इस बारे में मिश्र जी कहें कि इन दोनों समस्याओं से कैसे जूझें। दो प्रश्न आपने उठाए। पहला प्रश्न तो हम लोगों को शुरू से ही इसको जूझते रहे हैं कि अगर उसको छंद को हटा दें, जैसे मान लीजिए कि आकृति किसी की होती है जिससे पहचान बनती है, अगर आकृति ही न रहे तो उसको पहचानेंगे कैसे? तो छंद जो है वो आकृति है, ऐसा हम लोग मानते हैं, और छंद में बद्ध होने के कारण वो उसको पहचानना कि ये कविता है और ये कविता नहीं है। लेकिन केवल छंद में बंधा होने के कारण वो कविता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि संस्कृत में लीलावती जो है वो ज्योतिष गणित की पुस्तक है, पूरा छंदोबद्ध है। ये जो वाचिक परंपरा में तो यही रहा है, छंद में ही आपको अमरकोश जो है वो डिक्शनरी है, वो छंदोबद्ध है, और हम लोगों को बचपन से याद कराया गया था पूरा अमरकोश। तो वो जो है एक अलग चीज़ है। लेकिन हम ये मानते हैं कि कविता के क्रम में कि छंद की रचना हाई स्कूल पास करने के बराबर है। अगर हम हाई स्कूल पास करते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट और एमए तक जाते हैं, फिर उसके बाद मैडम के पास जाते हैं कि पीएचडी में हमको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए तो ये बाद की चीज़ है। लेकिन पहला जो है वो होना चाहिए कि आपको
उसका उस छंदों का ज्ञान होना चाहिए, या शब्द के भीतर जो संगीत है। नई कविता जो छंद मुक्त कविता का जो सबसे बड़ा आरोप है उस पर यह है कि उसने शब्दों के भीतर जो संगीत है उसकी ओर उपेक्षा कर दी। अब जैसे मान लीजिए कि निराला की कविता है, छंद मुक्त कविता है, लेकिन निराला से ज़्यादा संगीत को जानने वाला भी कोई कवि नहीं है। वो यहीं बंगाल के थे और संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। उनकी कविताओं में आप देख सकते हैं, तो जो जानकार है वो तोड़ता है तो ऐसे ढंग से तोड़ता है कि उसकी हड्डी नहीं टूटती है। लेकिन अगर नहीं जानकार है वो मारेगा तो सिर ही तोड़ देगा, गर्दन तोड़ देगा, टांग तोड़ देगा, ये हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि छंद ज़रूरी है एक मेड़ की तरह से। जैसे खेतों की मेड़ होती है वैसे ही छंद होता है। छंद को इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व नहीं लेकिन महत्व देते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, अच्छा उसका एक प्रयोग इधर हम देखते हैं, ये जो खासतौर से कोरोना काल के बाद उन्होंने देखा नई पीढ़ी जो है वो छंदोबद्ध रचना करने में ज़्यादा उत्सुक हुई है। और हमारे पास तो रोज़ ढेर के ढेर आते हैं कविताएं, भले ही उस कविता में बहुत ज़्यादा कविता की शक्ति नहीं है लेकिन छंदोबद्ध है। तो एक प्रयास उसने पहली बार किया जो उससे पहले की पीढ़ी ने नहीं किया था। वो मान लिया था कि नहीं, अब आज के ज़माने में आज की ज़िंदगी में छंदों में सारी बात कही नहीं जा सकती। और ख़ास तौर से ये जो जिस तरह की हमारी ज़िंदगी है उसमें तो ये मान के चलते थे कि वो नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो है आज की एकदम जो सोशल मीडिया वाली जो पीढ़ी है वो छंदोबद्ध लिखने का प्रयास कर रही है और उसमें जैसी जो है उसकी कविता वो लिखती है और आ रही है हमारे सामने। तो हो सकता है धीरे धीरे प्रयास करते करते वो भी जड़मंथी होत सुजान हो जाएगा। दूसरी बात जो आपने कही AI की, तो ये एक कठिन समस्या है कि हम लोग अभी उसके महान शक्ति जो है उसको हम लोग जान भी नहीं पाए हैं ठीक से। और वो जो काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उस एक मैं मानता हूँ कि कविता के लिए संवेदना बहुत आवश्यक है। बिना संवेदना की कविता जो दिल से जो निकलती है वही दिल को छूती है, और माथे से जो निकलेगी वो माथे को ही छुएगी या चरण पाँव को छू के चली जाएगी। तो दिल से निकलने के लिए आपको AI काम नहीं करेगी, वो कविता वही प्रभावित करेगी जो दिल से निकली हुई है। आज मैं थोड़ा सा अलग हट करके मैं बात करूँगा उर्दू शायरी की। उर्दू शायरी ने जो पकड़ा वो प्रयोग नहीं किया उसने। उर्दू शायरी अपने ढंग से चलती रही और आज हम देखते हैं कि नई पीढ़ी में शेरो शायरी ज़्यादा हो गई है, हमारी कविता ख़त्म हो गई है। तो ये इसलिए हुआ कि हमने जो बना बनाया रास्ता था उसको तोड़ करके उसको गड्ढा कर दिया है कि आप चलना हो तो कूदो। ये कूदने से नहीं होगा। हिंदी कविता को फिर से आपको 50 साल पहले की जो परंपरा थी, परंपरा मतलब कविता लिखने की जो एक अभिज्ञता थी, उस अभिज्ञता को बुलाना पड़ेगा और नई पीढ़ी ये कर रही है, चाहे आप माने न माने। मैं थोड़ी सी असहमति जताते हुए आपसे अपनी बात कहना चाहूँगा। इसके पीछे का इतिहास है, एक पूरा समाजशास्त्र है। क्यों छंदमुक्त कविता आई? जब प्रेस आ गई, अब 19वीं शताब्दी में प्रेस कहाँ थी? पूरा काव्य, पूरी साहित्यिक अभिव्यक्ति आपको मौखिक ही करनी पड़ती थी। बहुत कम हस्तलिपियाँ होती थी। सामान्य व्यक्ति मौखिक उपलब्धि से ही अपना काव्यानंद लेता था। और धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के आने के बाद जो प्रेस आने लगी, जो पोएम ऑन द टिप ऑफ टंग रहा करती थी कि मेरे कंठाग्र जीभ पर रखी है कविता, वो पोएम ऑन द पेज हो गई। और ये एक
विचारणीय बात है कि कुमुद जी और आदरणीय दिनाथ जी, सुनते हुए की ग्राह्यता और पढ़ते हुए की ग्राह्यता में बहुत अंतर होता है। आप किसी भी कविता को सुनते हुए जब ग्रहण करेंगे तो पहली पंक्ति से लेके 18वीं, 20वीं, 50वीं पंक्ति तक एक क्रमबद्ध रूप से उसे सुनते जाएंगे और स्मृति में दर्ज करते जाएंगे। इतना एकाग्र होकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और न केवल रजिस्टर करना पड़ेगा, वो तारतम्य में यदि कवि ने लिखा होगा तभी उसका आप रस ले पाएंगे। जब कविता हर व्यक्ति के हाथ में हो गई, अब मुझे बुद्धिनाथ जी को सुनने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहे होंगे, मैं अपने पढ़ रहा हूं, हर व्यक्ति के पास अपना कवि है, अपने हाथ में है, तो वो पहली पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पांचवी पंक्ति को उलट के पलट के पहले पीछे कैसे भी पढ़ सकता है। और इसीलिए अब कवि को भी यह सुविधा मिल गई कि वह नई काव्य युक्तियों का ईजाद करे, शब्द परिवर्तन के माध्यम से, पंक्ति परिवर्तन के माध्यम से, शब्दों के विन्यास से। और ये विन्यास, नया विन्यास नई अर्थक छटा का वाहक होता है, अर्थक छवियों को, नई नई संभावनाओं को क्रिएट करता है। इसलिए जो फ्रीवर्स कविता आई है उसके पीछे एक बड़ा मनोविज्ञान है। आज हर व्यक्ति के पास सुविधा है, वो पढ़ सकता है, इसलिए, और इसको आप नकार नहीं सकते, ये एक सत्य है। एक बात तो ये। अब दूसरी बात जो एआई वाली बात है, उस पर भी मैं 2 मिनट अपनी बात करके फिर हम कुमुद जी को सुनेंगे। देखिए, एआई से जो भी कविता आ जाएगी, इसलिए हम वापस कवि की मौलिकता पे ही जाएंगे। जो मल्लिनाथ ने कहा था ना कि द्वितीय पंचशावा कवियों कालिदास की तरह, कि कालिदास जैसे कालिदास भवभूति प्रवर्तया 2, 3 या 5, 7, अब हजारों कवि हुए होंगे, ऐसा थोड़ी है, लेकिन वो 2, 3 या 5, 7 कवियों की बात करते हैं। तो जो मौलिक रूप से कृतिकार होगा, जिसके लिए भट्ट तो एक आचार्य हुए हैं, वो कहते हैं नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा प्रज्ञामता, प्रज्ञा के लिए, या जो बहुत सारी बातें हैं वो सब छोड़िए, वो यदि क्रिएशन उसका होगा तो एआई का बाप भी आ जाएगा तो वो नहीं निकालेगा जो मैं लिखूंगा। एआई वही निकालेगा जो सैकड़ों लोगों ने लिख दिए, एक दूसरे की कॉपियां। कार्बन कॉपी तो पुराना शब्द हो गया अब, जैसे वो स्टॉप, अब स्टॉप कोई बिंब नहीं बनाएगा, अब स्टॉप की आग थोड़ी बनाएगा, अब तो हो गया फोटोस्टेट। तो फोटोस्टेट कॉपियां अगर लिखेंगे सब आपकी कविता की, मेरी कविता की, तो एआई भी वो 101 में फोटोस्टेट निकाल देगा। लेकिन जो मौलिक कवि है, जो मैं लिखूंगा अगली कविता, और मौलिक कविता वही होती है जिसके बारे में कवि को भी नहीं पता कि मेरी कल कौन सी कविता आएगी। कविता लिखते समय उतरती है, पहले से सोच के यदि लिखी जाती है कि मुझे ये लिखना है, तो वो कविता नहीं है, पद्य है या कुछ भी है। बहुत बहुत अच्छी बातों की और आपने ध्यान कर दिया, बेहद महत्वपूर्ण बिंदु। कुमुद मैम, आपके वही 2 सवाल लूँगी। जी जी। बहुत जिसको कहते हैं कि बहस जो है बड़े रोचक उस पे पहुंच गई जी, है। जी बिल्कुल। बुद्धिनाथ जी ने बात कही, वो भी अपील की होगी, लेकिन जो बात इंदु शेखर जी ने उठाई वो भी अपील करेगी। क्योंकि आप अगर नई चाल की बात कर रहे हैं, भाषा के स्तर पर कविता की हो या कंटेंट के स्तर पर हो, उसकी बात हमेशा होती रही है। ब्रज भाषा और खड़ी बोली का युद्ध अगर आप देख लें, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली, आधुनिक काल में आकर के जब ब्रज भाषा से खड़ी बोली की तरफ आते हैं तो एक पूरी बहस है, पूरा विवाद है उसको लेकर के कि ब्रज भाषा जो है, कविता तो ब्रज भाषा में ही रची जा सकती है क्योंकि इसमें जो माधुर्य है, जो स्निग्धता है, वो खड़ी बोली में नहीं आ सकती। खड़ी बोली तो कर्कश है, खड़ी है, उसमें कविता कैसे लिखी जा सकती है। लेकिन फिर बात आई कि जो एक आधुनिक काल है उसमें जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो अंग्रेज साम्राज्यशाही है, उसको अगर ललकारा जा सकता है तो खड़ी बोली में ललकारा जा सकता है, जो नई स्थितियां आई हैं।
तो इस तरह से कहे करके भारतेंदु ने कहा हिंदी नई चाल में ढली। पंत तक आते आते, वहां से शुरू हुआ छाया, पंत तक आते आते पंत ने पल्लव लिखा तो उसमें स्टैब्लिश हो गया कि खड़ी बोली जो है उसने अपना स्थान बना लिया है। तो इस तरह की चीज़ें तो रही हैं। और जो बात आपने कही कि अगर आप छंद में लिखते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, तो वाचिक परंपरा में रही हैं चीज़ें, तो विस्मृत होता चला जाता है। तो उसी तरह से अगर आप देखिए कि आज भी अगर हम देखें कि इतना कुछ कंटेंट है लिखने के लिए, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि छंद में ना लिख पाएँ, लेकिन अभिव्यक्ति का तकाजा भी है उनके सामने, अभिव्यक्ति की आकांक्षा भी है। तो अगर छंदबद्ध ना लिख पाएँ लेकिन कोई अच्छी चीज़ आपको दे पाएँ, छंद के बंधन तो निराला ने ही तोड़ने शुरू कर दिए थे, तो आप लिख सकते हैं। और बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं। छंद मुक्त कविताओं का एक भरा पूरा संसार है जिसमें हम लगातार जो है डूबते हैं और उसमें से मोती निकाल करके लाते रहते हैं। रही बात जो दूसरी की एआई, अभी एआई से मेरा परिचय बहुत पुराना तो नहीं है, 2 साल पुराना होगा। मेरा भाई अमेरिका से आया और मैं कुछ जो है लिख रही थी, मैं उसको समय नहीं दे पा रही थी। मैंने कहा कि मेरी ये लिखने की डेडलाइन है, मुझे भेजना है। कहा दीदी क्या कर रही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल लो ना, तुम्हें जो चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? उसने कहा हाँ तुम्हें क्या चाहिए। तो मैंने बताया कि मैं इस पर लिख रही हूँ, तो एआई ने जो दिया वो मेरे किसी काम का नहीं था। और उसके बाद उसने कहा कि नहीं इसको स्मार्टली इस्तेमाल करना होता है, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। यानी ये उसने, मेरे भाई ने समझाया कि ये जो है टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा रथ है, तो उसका कैसे रथ को चलाना है ये आपको आना चाहिए। मैंने कहा हो सकता है मैं अनाड़ी हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं 4 शब्द देती हूँ, बरसात, सावन, मोर और ये कविता लिख दो। तो उसने कविता लिख दी और अच्छी कविता लिखी। तो मेरे मन में यही आया कि भाई अगर साहित्य अकादमी में लोगों ने कविता संग्रह भेज दिए 1 महीने में लिख के, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिखा तो जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कविता तो एआई आपको लिख देगा, लेकिन साहित्य जब लिखा जाता है तो साहित्य में भाव इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। अनुभूति का बहुत मतलब होता है, अनुभव का मतलब होता है। लेकिन अनुभव के साथ साथ जो आइडिया है, जो विचार है, वो किसी भी रचना की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। उसको मजबूत होना चाहिए, उसी पे आपकी रचना खड़ी होती है। तो एआई आपके लिए आप शब्द डालेंगे लिख तो देगा, लेकिन वो आइडिया नहीं ला पाएगा। वो आइडिया तो आप ही के पास है, वो जो विजन है वो तो आपके पास है। नज़रिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। जंगल से लकड़ी सब काट के ले आते हैं, लेकिन अच्छी कलाकृति तो वही कलाकार बना सकता है जिसके पास विजन है, दृष्टि है। तो एआई आपके लिए अच्छी दृष्टि मुझे नहीं लगता तलाश पाएगा, वो आप ही तलाश पाएंगे। ये आज की परिचर्चा का बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक मुझे अगर थोड़ा सा समय आप दें प्लीज, तो मैं अपनी बात को कुंवर नारायण की एक कविता से, मैं ये कहने ही वाली थी कि आप कुछ पंक्तियां भी हाँ बोलें। तो उन्होंने कविता पर ही वो पूरी कविता लिखी है। अगर मुझे ठीक से याद आ जाए, हो सकता है 2-4 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, जितनी याद हो। मुझे लग रहा है कि इस समय थोड़ा सुनाना प्रासंगिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कविता वक्तव्य नहीं गवाह है, कभी हमारे सामने कभी हमारे बाद। कोई चाहे भी तो रोक नहीं सकता भाषा में उसका बयान। उसे कोई जल्दी नहीं कि वो नारों की तरह लगे, इश्तिहारों की तरह चिपके, जुलूसों की तरह निकले। वो तो बस कहीं आदमी की भाषा में जिंदा रहे बस। वाह। तो वाह, ये क्या जो बात। आदमियत है, आदमी को बचाने का काम तो कवि की दृष्टि ही कर सकती है, वो एआई नहीं कर सकता। आदमियत जिंदा रहे, ये बेहद बड़ी बात कही आपने। एक बार जो हमारे दर्शक गण हैं, जितने गंभीर, बौद्धिक, वैचारिक, आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।
ऐसे सत्र में जैसे श्रोता होने चाहिए, आप लोग बेहद खूबसूरत श्रोता हैं। मैं अगला फिर से 2 सवाल करूंगी कि एक तो अभी जो, फिर मैं आपके तक भी आऊंगी, छोटी छोटी, कि आप अपनी 2 कुछ पंक्तियां सुनाएं, और अभी के वक्त की नई कविता के कौन से कवि आपके प्रिय है, आपका कौन फेवरेट नया कवि या कवित्री जो भी नई कविता लिखते हैं, आपका कोई ऐसा नाम बताएं और कुछ पंक्तियां आप अपनी सुनाएं, वरना उसके बगैर नहीं खत्म हो सकती है। जी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि देखिए समय के अनुसार देखा जाए तो मैं बहुत छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा, जिससे थोड़ी सी कविता का आनंद भी आए और कम समय में काम पूरा हो जाए। एक छोटी कविता है, बहुत छोटी कविता। कविता का शीर्षक है चौंध। ओ अंधेरे से उजाले की ओर जाने वालों, जाओ रोशनी में नहाओ ऊब चूब। ओ अंधेरे से उजाले की ओर जाने वालों, जाओ रोशनी में नहाओ ऊब चूब। पर आंखों को बचाना चौंध से, बहुत अधिक प्रकाश आंख वालों को भी अंधा कर देता है। बहुत सही बात। एक और ऐसी छोटी कविता, बिल्कुल छोटी कविता। जो धारा के साथ बहकर आए थे, वे भाप बनकर धीरे धीरे छोड़ते रहे साथ। जो धारा के साथ बहकर आए थे, वे धीरे धीरे भाप बनकर छोड़ते रहे साथ, पर अपना नमक यहीं छोड़ गए। क्या बात, क्या बात। इसका शीर्षक है क्षार सागर में क्षीर सागर। आप शब्दों पे ध्यान देना, अभी कविता पूरी नहीं हुई है। क्षार सागर में क्षीर सागर। जो धारा के साथ बहकर आए थे, वे भाप बनकर धीरे धीरे छोड़ते रहे साथ, पर अपना नमक यहीं छोड़ गए वे, जिसे मैं आंचल में दूध की तरह सहेजता रहा। क्या इसीलिए मुझको क्षीर सागर कहते रहे आने वाले, और बनाते रहे हर बार क्षार सागर, क्या बात, क्या साथ बात, छोड़कर जाने वाले। क्या बात। जो जा चुके वे लौटेंगे एक दिन फिर से धारा बनकर, मुझको कुछ और अधिक खारा करने, मेरी यही नियति है। अद्भुत। ऐसी 2 पंक्तियों में पूरा जीवन दर्शन और बहुत बड़ी बात कहना, ये बहुत बहुत। आप सुनाइए। अच्छा, मैं बीच में हूँ, फंसा हूँ, सुनाना ही है, न इधर भाग सकता न उधर भाग सकता। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ आपको सुनने ही आए हैं। ओहो, बिल्कुल, आप सुनाएं। नहीं, तब तो मैं आपकी जो अपेक्षा है उसमें आपको निराश नहीं करूँगा। एक मुक्तक से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा। आदमी गुम जाएगा, उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा। एक थोड़ा सा ये जो शांति है आपके भीतर, उसको मैं थोड़ा हटाना चाहता हूँ एक मुक्तक के माध्यम से।
और इस मुक्तक का महत्व ये है, इस मुक्तक के सहारे मैंने अपने घर में लाखों की मैंने बचत कर ली। कैसे हुआ आप देखिए। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। जब भी कुछ मांगती हैं श्रृंगार सामग्री, जब भी मांगती हैं कोई श्रृंगार सामग्री बाजार से ले आइए, मैं यही सुना देता हूँ, मेरा बच जाता है पैसा। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, मैं बादल हूँ करूँगा प्यार का इजहार धरती पर, फुहारों से रचूँगा रूप का सिंगार धरती पर, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। एक हमारे बहुत छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, अब दिखाई पड़ गया अवस्थी समझिए, तो इनको ध्यान में रखते मुझे एक मुक्तक याद आ गया, मैं सुना करके। दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, मरना होता तो आप पर मरता। क्या बात, क्या बात। एक और सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल। मरना होता तो आप पर मरता, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, और मन को परखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। जोरदार तालियों के साथ हम इसका अभिनंदन करें। मैं इसीलिए आज केवल फुटकर सुना रहा हूँ, क्योंकि कल थोक में मुझे सुनाना है शाम को। जी हम सब वहाँ भी उपस्थित रहेंगे। अगर पसंद आया हो तो आइएगा कल। बिल्कुल बिल्कुल, कल सब पहुँचेंगे। हम परिचर्चा को यहीं पर विराम दे सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण बातें हुई और शायद तकरीबन हर बिंदु को हमने छूने का प्रयास किया। आप लोगों ने जो बातें कही वो इन वीडियोस के ज़रिए नए कवियों तक जो लिखना चाहते हैं उन तक भी बातें पहुंचेंगी, उनको एक मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माइक संचालक को सौंपती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रायपुर साहित्य उत्सव का ये दूसरा सत्र है और जोरदार तालियों से जो हमारे समस्त अतिथियों के लिए है। हम चाहते हैं अपने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर हम
स्मृति चिन्ह के पहले हम चाहते हैं कि भुइयां के गीत एक किताब है जिनकी लेखिका है रश्मि रामेश्वर गुप्ता जी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं निवेदन करता हूं मंच पर आएं और अपने किताब का विमोचन करें। हमारे बीच जो अतिथि हैं उनके समक्ष उनके कर कमलों द्वारा डॉक्टर मुकुटधर पांडे राज्य सम्मान से भी इनका अलंकरण हो चुका है, साथ ही साथ कादम्बरी अवार्ड से भी सम्मानित हैं श्रीमती लेखिका रश्मि रामेश्वर गुप्ता जी। मैं निवेदन करता हूं श्री DS कुशराम जी से कि वे भी आएं और किताब विमोचन में सहयोग करें। ये पल एक कवि के लिए, एक कलमकार के लिए, लेखक के लिए बहुत कीमती होता है जब उनकी किताब छपकर उनके भाव आमजनों के लिए, जन जन के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पश्चात एक और किताब का विमोचन है जिसका नाम है सोनती और कांस के फूल, लेखिका श्रीमती रजनी शर्मा बस्तरिया। उनकी दूसरी किताब है मैं शपथ लेती हूँ। जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित भी करते हैं और अतिथियों के कर कमलों द्वारा पुस्तक विमोचन। रजनी शर्मा जी बस्तर पर 14 किताबें प्रकाशित कर चुकी हैं और 13 बाल कहानियां इनकी प्रकाशित हो चुकी है। देश भर में 200 से अधिक पत्रिकाओं में इनकी रचना प्रकाशित होती रही हैं। श्रीमती रजनी शर्मा बस्तरिया जी, उनकी किताब सोनती और कांस के फूल और दूसरी किताब मैं शपथ लेती हूं। एक बार पुनः जोरदार तालियां और हम धन्यवाद करते हैं। और अब हम चाहते हैं कि मंच पे हम अपने अतिथियों का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें। मैं बड़े ही सम्मान के साथ श्री DS कुशराम सर से निवेदन करता हूं कि मंच से डॉक्टर कुमुद शर्मा, श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी, डॉक्टर इंदुशेखर तत्पुरुष, सूत्रधार डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी तैयार रहेंगे अगले सत्र के लिए। स्मृति चिन्ह देकर इनका आभार व्यक्त करें। अभी दूसरी किताब मैं शपथ लेती हूं का विमोचन करवा रही हैं श्रीमती रजनी शर्मा बस्तरिया जी।